आज के सेशन में मैं बात करूंगा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। इसका हल्का सा डिस्कशन पिछले क्लास में हुआ था, लेकिन आज इसको थोड़ा डिटेल में ले जाएंगे और विद इक्वेशन ले जाएंगे, विद ग्राफ ले जाएंगे और इससे जो क्वेश्चन है उसको भी कवर करेंगे। तो जरा देखिए, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। एक चीज़ याद रखिएगा कि डाइल्यूशन इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन, बट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन बोलने से मैं बचता हूँ हमेशा। कारण ये है, कंसंट्रेशन का मतलब ये हो जाता है कि कंसंट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ सॉल्यूट भी है, मतलब कुछ ऐड भी कर सकते हैं, है ना। डाइल्यूशन का मतलब है कुछ ऐड नहीं करना है, केवल सॉल्वेंट ऐड करना है। मतलब यहाँ सॉल्यूट ऐड नहीं करना है, सॉल्यूट ऐड नहीं करना है, केवल सॉल्वेंट ऐड करना है। इसलिए हम सिर्फ डाइल्यूशन लेंगे। तो डाइल्यूशन में भी डाइल्यूशन एक प्रॉपर्टी है, लेकिन डील कैसे होगा, कंसंट्रेशन से ही डाइल्यूशन पता चलता है। बट याद रखिएगा, हम लोग डाइल्यूशन के सेंस में बात करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा कंसंट्रेशन के बजाय। मैं इस चीज़ को क्लियर कर दिया हूँ। मैं वापस बोलता हूँ एक बार, कंसंट्रेशन में कम होने का मतलब डाइल्यूशन बढ़ना है, लेकिन डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब सॉल्वेंट ऐड करना है ना। सॉल्वेंट को निकालना नहीं है, यहाँ पर सॉल्वेंट निकालना नहीं, सॉल्वेंट का अमाउंट में सॉरी डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब है सॉल्वेंट ऐड करना है, और यहाँ पर सॉल्वेंट निकालना भी नहीं है, ना ही सॉल्यूट निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं है, सॉल्यूट का अमाउंट वही रहेगा। तो ज़रा देखिए, अब इसका इफेक्ट दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट में हम दो तरह से देखेंगे। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। पहले मैं लिखता हूँ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पीछे भी बात हुआ था कि डाइल्यूशन बढ़ाने से यहाँ भी कंडक्टिविटी बढ़ती है। अच्छा, दोनों के लिए कॉमन इफेक्ट है। जरा देखिए, डाइल्यूशन हमेशा प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी के, ये कॉमन है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वीक हो, चाहे जो भी हो। तो ये कॉमन रिलेशन है दोनों केस में, चाहे कंसंट्रेशन से रिलेट करो, चाहे डाइल्यूशन से रिलेट करो, ठीक है। और चाहे वीक के लिए हो, चाहे स्ट्रॉन्ग के लिए, कॉमन रिलेशन है। अब जरा देखिए, जब हम बात स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का करते हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उस समय भी ये रिलेशन वर्क करेगा। मैं लिख देता हूँ अगेन, डाइल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, चाहे वो मोलार की बात करें, चाहे वो इक्विवेलेंट की बात करें। अब ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब इसका रीज़न मैं बात किया था, जैसे ही आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन मतलब सॉल्वेंट बढ़ा दिए, तो आयन्स जो सॉल्यूट के आयन हैं वो उतनी ही संख्या में है, लेकिन जगह बढ़ गया तो क्या होगा, आयनों को जगह मिल जाएगा। एक आयन बाकी दूसरे आयन से दूर हो गया, तो आयन को घूमने फिरने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा, तो उस समय आयन की मोबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीजेस, मोबिलिटी ऑफ आयन आल्सो इंक्रीजेस। और जिस समय मोबिलिटी बढ़ जाएगी, अब उस समय फाइनली बोल सकता हूँ मोबिलिटी प्रोपोर्शन होता है लैम्डा के, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ये इसका कारण है और एकमात्र यही रीज़न है, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। तो अब ये कैसे बढ़ता है, तो इनका जो वेरिएशन है, वेरिएशन को हम लोग एक ग्राफ से एक रिलेशन से दिखाते हैं। तो ज़रा देखिए कि मान लीजिए हम लोग किसी सी कंसंट्रेशन पर, है ना, सी कंसंट्रेशन पर या सी डाइल्यूशन पर हम लोग एक कंडक्टिविटी मेजर के लैम्डा, और हम चाह रहे हैं कि इसका हम कोई इक्वेशन जनरेट करें। तो इसके रिलेशन को एक इक्वेशन से दिखाते हैं। वो इक्वेशन जरा देखिए, इसको लिखते हैं इस तरह से, लैम्डा इन्फिनाइट माइनस बी अंडर रूट सी। ये लीजिए, इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के वेरिएशन को। अब साफ साफ ये दिखाई दे रहा है इस इक्वेशन में कुछ नए टर्म्स, तो मैं पहले इसको क्लियर करूं। दिस इज द कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी कब, एट सी कॉन्सेंट्रेशन, सी कॉन्सेंट्रेशन पर कंडक्टिविटी क्या है ये, दिस इज द कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दो तरह से बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलिए, या कभी कभी इसको बोलते हैं एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो कई बार इसकी जगह जीरो भी शो करते हैं, दोनों का मतलब एक होता है, बोलने का तरीका बस अलग है। अच्छा, B इज़ अ कांस्टेंट, स्मॉल b इज़ अ कांस्टेंट और C इज़ द कंसंट्रेशन। ये रिलेशन है। आप देखिए, अब इस रिलेशन में
कंडक्टिविटी एट सी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन के टर्म को माइनस करना है, क्यों कॉन्सेंट्रेशन घटाता है कंडक्टिविटी को, तो उसको माइनस करना है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर नहीं होता तो कांस्टेंट यूज़ करते हैं। अब कांस्टेंट यूज़ कर दिया, ऐसा लिख दिए, इसको हम लोग डिबाई-हकल इक्वेशन का छोटा रूप भी बोल सकते हैं। ये डिबाई-हकल इक्वेशन है जो केवल स्ट्रॉन्ग पर एप्लीकेबल है। कैसे कि इसका जब हम ग्राफिकल रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को मैच करता है ना। इसको हम बोल सकते हैं डिबाई-हकल इक्वेशन, कभी कभी कोलरॉस इक्वेशन भी बोल देते हैं। कोलरॉस इक्वेशन, डिबाई-हकल इक्वेशन लगभग सेम है। अब उसके बाद देखिए डिबाई-हकल इक्वेशन जो दिख रहा है उस छोटा फॉर्म, उसमें से मैं अगर ग्राफ की बात करूँगा तो सपोज करो इसको मैं मानता हूँ y, इस वाले पोर्शन को, और इसको मानता हूँ c, और मुझे √c से प्लॉट करना है तो ये x है, और ये जो b है उसको मैं लिखूँगा m। तो ज़रा देखते जाइए क्या क्या हुआ। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट है कि y = mx और प्लस c, इस तरह से। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ कंक्लूजन, ये जो c है वो है इंटरसेप्ट, ग्राफ का इंटरसेप्ट, और ये जो m है वो क्या है, स्लोप। तो जरा देखिए ग्राफ कैसे बना। स्लोप m का वैल्यू यहाँ पर क्या है, नेगेटिव में है, m है -b, और जो c है वो है लेम्डा इन्फिनाइट। तो इस ग्राफ से ये, इस सिचुएशन से पता चला कि अगर मैं अब ग्राफ बनाऊंगा, इस पहले इसको आप देख लीजिए, इसको एक बार, इसका मैं फिर ग्राफ एक ड्रॉ करता हूँ। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो बाजू में देखिए कैसे ग्राफ बनेगा। ग्राफ मैं यहाँ बना रहा हूँ, समझिएगा ग्राफ को। मैं इस सेगमेंट को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और एक ग्राफिकल रिलेशन यहाँ दिखाता हूँ। तो उस ग्राफ में मैं इसी का रिलेशन को उठाऊँगा। वो रिलेशन क्या है जरा देखिए, y = mx + c से यहाँ से y में किसको रखूँगा भी, लेम्डा c को। ये दीजिए लेम्डा c के अगेंस्ट ग्राफ खींच रहे हैं। फिर हमने क्या किया, लेम्डा इन्फिनाइट, अभी रुकिए इसको, है ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ क्या रखूँगा, √c, ये लीजिए। फिर हमारा जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है, तो कहीं पर पॉजिटिव में काट दिए, सपोज करो यहाँ काट दिए। फिर स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप मतलब नीचे खींच दिए, ये लीजिए ऐसा ग्राफ। अब ये याद रखना है कि जीरो जो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ब्रेक कर दूंगा ऐसे, और ग्राफ को ऐसे बनाऊंगा। वो इसलिए वो लॉजिकली मैं ब्रेक किया हूँ। अब जरा देखिए इसको मैं डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाऊंगा, और डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा के इसका टच कर देंगे। तो इसको मैं डॉटेड लाइन से क्यों किया, क्योंकि ये क्या है, जीरो है, ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन है। जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इन्फिनाइट डाइल्यूशन यही है। तो इस समय प्रैक्टिकली ऐसा कोई सॉल्यूशन संभव नहीं है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो और सॉल्यूशन हो। कॉन्सेंट्रेशन जीरो भी है, सॉल्यूशन भी है, ये संभव नहीं है। तो इसके लिए मैं इसको, ये केवल क्या है, ग्राफिकल है, यहाँ ये प्रैक्टिकल है और ये केवल थ्योरेटिकल है। हमने इस ग्राफ को यहाँ तक प्रैक्टिकली खींचा, फिर एक्स्ट्रापोलेट किया पीछे, और वो पीछे जहाँ पर क्रॉस किया वही जो लेवल है वो लेम्डा इन्फिनाइट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टिविटी का वैल्यू कभी भी बढ़ के इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, यहीं तक आके रुक जाएगा, और ये मैक्सिमम कंडक्टिविटी होगा। तो इसलिए मैं, क्योंकि और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये हम ग्राफ को खींच के एक्स्ट्रापोलेशन से ही निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने उसको डॉटेड कर दिया है ताकि पता चले वो ग्राफिकली रिलेट किए हैं। अच्छा, अब देखिए स्लोप तो समझ में आ गया, -b से ये घट रहा है, और ये जो पोर्शन पूरा, इसी को मैं लेम्डा इन्फिनाइट बोला हूँ। ठीक, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। तो आप देख रहे हैं कि वेरिएशन कैसा है भाई, लीनियर है। वेरिएशन कैसा है, लीनियर वेरिएशन है। तो लीनियरली ड्रॉ होता है इसका वेरिएशन। तो लीनियर वेरिएशन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हुआ। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हमने इस इक्वेशन की मदद से बहुत अच्छे से काम कर दिया है। ठीक है, काम क्या करना है, अब थोड़ा सा सोचना है, इस पर आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। अब आगे कैसे बढ़ा रहा हूँ भाई, जरा देखिएगा। हम इस क्वेश्चन को अगर डील करें, या इससे हम लोग डीलिंग करें एक क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, उस क्वेश्चन को मैं यहीं पर हल्का सा जगह है मेरे पास, उसमें मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन को मैं पूरा का पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लैंग्वेज में बोल दे रहा हूँ, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। जरा देखिए, किसी ने बोला सपोज कि कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया, तो
जो लेमडा सी है, लेमडा सी कितना बढ़ा, लेमडा सी में चेंज इन लेमडा सी, चेंज इन लेमडा सी, ऐसा किसी ने पूछा, बताओ, ये सवाल है। तो कुछ लोग क्या बोल देते हैं फिर कि डबल के तो यहाँ रूट से सीधा सा आंसर करते हैं, बट ये आंसर सही नहीं होगा, है ना, डबल करने से आंसर सही नहीं होगा। चलिए मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए इस डबल को ना मैं 4 गुना करता हूँ, थोड़ा इजी करने के लिए, न्यूमेरिकल थोड़ा अच्छा लगेगा। तो क्या होगा कि इसको अगर रखूँ तो कुछ लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा आधा आंसर कर देते हैं। तो देखते हैं आधा हो रहा है कि क्या हो रहा है, वो रिलेशन से पता चलेगा। तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा भाई, इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 बनाऊँगा, और इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 बनाऊँगा, इन्फिनाइट तो वही रहना है, सॉल्यूशन सेम है तो, और माइनस बी और ये अंडर रूट क्या हो गया 4c, ये ऐसा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, लेमडा इन्फिनाइट माइनस बी और ये 2√c, ठीक है। अब वो ये सॉरी ये कब के लिए हुआ, फिर गलती हो रही है, ये कब के लिए हुआ, जब c है तब, ये c के लिए है, और जब मैं इसी को 4 के लिए लगाऊंगा तो ये हो जाएगा लेमडा इन्फिनाइट माइनस बी अंडर रूट 4c, या लेमडा इन्फिनाइट माइनस बी या 2b अंडर रूट c, ऐसा। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो नो डाउट कंडक्टिविटी घटेगा, इसका मतलब ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी, इसकी है। तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करूँगा, देखिए ये तो कट जाएगा, जो बचेगा उसको लगा रहा हूँ, माइनस बी अंडर रूट सी हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, मैं क्या करूँगा इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ज़रा देखिए, माइनस बी अंडर रूट सी किसके लिए, ये वाला, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2b अंडर रूट सी, और फिर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना जाएगा 1b अंडर रूट सी, ये लीजिए, ये है आंसर। तो वो डायरेक्ट करना और इनको सॉल्व करके करने में अलग अलग रिजल्ट आता है, तो इस चीज़ को समझना है अपने को। तो ऐसा आंसर आएगा, इसका जो पूछेगा कितना चेंज होगा तो b√c के बराबर चेंज होगा, तो ऐसा डील करना है अपने को। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया, ऐसा पूछा गया है एक बार, उन्हीं को मैंने डील किया है। क्लियरली देखेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे दोनों केस के लिए, और बड़े को छोटे से माइनस कर देना, डिफरेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। इसलिए यहाँ से डायरेक्ट कोई अंदाज नहीं लगाएंगे, वो गलत होता है मोस्टली, ठीक। तो अब ये जितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कई बार ग्राफ ही पूछ देता है कि ये स्ट्रॉन्ग का है, ये वीक है, तो आप देखिए ग्राफ ऐसे रहेगा तो हमेशा वो स्ट्रॉन्ग का रहेगा। स्ट्रॉन्ग में HCl, H2SO4, NaCl, KCl, सब का ग्राफ ऐसा रहेगा, ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूँ। अब स्ट्रॉन्ग के बजाय इसी सिचुएशन को वीक के लिए डिस्कस करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा के हाँ चलिए देखिए, अब इसको हम लोग वीक के लिए डिस्कस करेंगे। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखिए, जब भी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो यहाँ पर भी डाइल्यूशन ऑलवेज प्रोपोर्शनल होगा लेमडा के, ये बदलेगा नहीं, अभी भी वही रिलेशन जो पहले काम कर रहा था, ठीक है। ये रिलेशन तो ओवरऑल दोनों के लिए था, तो यहाँ तो कोई बदलाव नहीं आएगा। अब बदलाव क्या आएगा, बदलाव जरा सोचिए, यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, यहाँ का रीज़न देखिए, डाइल्यूशन इंक्रीज किए, डाइल्यूशन इंक्रीज किए तो क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है, ये दिख रहा है, लेकिन कैसे, तो मैं बोलता हूँ वही स्पेस मिलता है मॉलिक्यूल को, वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल को या सॉल्यूट आयन को, तो स्पेस मिलने से मोबिलिटी बढ़ती है, एकदम फैक्ट है, ये पीछे भी वही रीज़न था, मोबिलिटी इंक्रीजेस। दूसरा एक और फैक्टर है, मोबिलिटी के साथ साथ ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्सली आयनाइज्ड रहता है, तो जैसे ही स्पेस बढ़ता है, सॉल्वेंट बढ़ता है, वो अनआयनाइज्ड पार्ट फिर से आयनाइज होना शुरू कर देता है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस, ये दूसरा और कारण है। ये देखिए यहाँ 2 कारण हो गया भाई, 2 कारण हो गया, दोनों के मिले जुले इफेक्ट के कारण ये लेमडा क्या होता है, इंक्रीज, मोबिलिटी भी प्रोपोर्शन है, आयनाइजेशन भी प्रोपोर्शन है। तो फाइनली इस सिचुएशन में देखिए यहाँ से कंडक्टिविटी क्या हो गया, इंक्रीज। अब ये उसका कारण हो गया, एक डिफरेंस समझ में आ गया, ये दोनों में ये वाला नयापन है,
इस डिफरेंस को देखिए, ये नया डिफरेंस है जो पीछे नहीं था। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, दूसरा चीज हम लोग देखते हैं क्या वो इक्वेशन अब वर्क करेगा, लेमडा सी इक्वल्स टू लेमडा इन्फिनाइट माइनस बी रूट सी। तो बिल्कुल नहीं, ये इक्वेशन वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आता है वो बिल्कुल अलग आता है। कैसे आता है भाई, जरा देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। इसका जो ग्राफ आता है, ग्राफ इसका इस तरह से, हम वही ग्राफ की बात कर रहे हैं जो पीछे किए थे, लेमडा सी और अंडर रूट सी। पहले ग्राफ आया था एकदम सीधा, अब ग्राफ कैसे आता है उनको देखिए। ग्राफ आ जाता है इस तरह से, ग्राफिकल वेरिएशन इस तरह से होता है। अब जरा देखिए क्या हुआ, इसमें ग्राफ लीनियर नहीं रहा, और ये तो लीनियर इक्वेशन था, इसलिए ये इक्वेशन इसके साथ बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है। तो ये इक्वेशन अब कोई मतलब नहीं इस इक्वेशन का, केवल इसका ग्राफ एक्सपेरिमेंटली ये आता है, ये सोचना है। अब जरा देखिए, वहाँ और यहाँ डिफरेंस तो इस बात में हो गया, दूसरा डिफरेंस इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तीसरा डिफरेंस ग्राफ भी लीनियर नहीं है, चौथा डिफरेंस कि अगर मैं इसको इन्फिनाइट लेने के लिए इसे बढ़ाने की कोशिश करूं, एक्स्ट्रापोलेट करूं, तो इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा, और इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा, इसका मतलब लेमडा इन्फिनाइट कैन नॉट बी असाइंड ग्राफिकली। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि हियर लेमडा इन्फिनाइट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड ग्राफिकली या मैथमेटिकली यहाँ से पॉसिबल नहीं लग रहा है। ग्राफिकल ग्राफ के एक्सट्रापोलेशन से बिल्कुल आप लेमडा इन्फिनाइट नहीं निकाल सकते। तो इसका लेमडा इन्फिनाइट निकालने का तरीका अब चैलेंजिंग हो गया। खैर, अब ये डिफरेंसेस नज़र आया, लेकिन ये याद रखिएगा, अब ठीक है, वीक भी समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग भी समझ में आ गया, लेकिन दोनों में हम लोग को डिफरेंस भी समझ आना है। डिफरेंस कैसे, देखिए मैंने बात कर दिया है डिफरेंस, एक डिफरेंस कारण का, दूसरा डिफरेंस इक्वेशन फॉलो नहीं करना, तीसरा डिफरेंस ग्राफ का जो वेरिएशन है वो, चौथा डिफरेंस ये, चार डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। वैल्यू वाइज डिफरेंस देखिए, वैल्यू वाइज डिफरेंस ये समझिए, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वीक में चाहे कितना भी डाइल्यूशन का असर दिखा दिया जाए, हमेशा याद रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक में से स्ट्रॉन्ग का वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगा और वीक का वैल्यू हमेशा कम रहेगा। कहने का मतलब क्या, अगर मैं स्ट्रॉन्ग और वीक को एक साथ एक ग्राफ में प्लॉट कर दूं, रिलेशन सेम है ऐसे, तो उस समय स्ट्रॉन्ग का ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा और वीक का ग्राफ नीचे रहेगा, अपना अपना वेरिएशन लेके रहेगा, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग का ग्राफ ऊपर रहेगा और वीक का ग्राफ नीचे रहेगा। तो इस समय यहाँ ये हो गया क्या, स्ट्रॉन्ग का, और ये हो गया क्या, किसका, वीक का। तो इस चीज़ को भी याद रखना है। और वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग में भी एक से ज़्यादा है तो ये ऊपर आ जाएगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उतना ज़्यादा ऊपर। तो ये वेरिएशन को अपना समझना है। अब इस पर ये जो कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक दो मैं क्वेश्चन और दिखाता हूँ। चलिए, दो क्वेश्चन दिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं इसी टॉपिक से, अभी जो पढ़े बिल्कुल उसी पर बेस्ड। अ ग्राफ was plotted between lambda m and under root c for NaCl, HCl and ammonium hydroxide। ठीक, और वो ग्राफ ऐसा है, ये ग्राफ दे दिया है, और ग्राफ देने के बाद हमको पूछ रहा है, इसमें ये इसको थर्ड नंबर दे दिया, एक ये दे दिया सेकंड नंबर, एक ये दे दिया फर्स्ट नंबर। अब वो ऑप्शन में मैचिंग पूछ रहा है,
मैचिंग पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग। तो मैं ना ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, सीधा सीधा आंसर लिखूंगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन की ज़रूरत कुछ खास नहीं है। तो ज़रा देखेंगे, सीधा सीधा आंसर की बात करेंगे। आपको पहले से यहाँ से सोचना है। मेरे ख्याल से ये सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है और दो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ये हम लोग पिछले बात किए थे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है और वीक बेस है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वीक है ये। तो चलो देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का तो कंफर्म हो गया, ये 3rd नंबर का ग्राफ कवर करेगा, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड को याद रखना है। तो याद रखिएगा सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल इसके कंपेयर में न्यूट्रल होता है, और जो एसिड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कंपेयर टू एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सॉल्ट हमें कम स्ट्रॉन्ग। तो उसके हिसाब से एसिड HCl जो है वो फर्स्ट में आएगा और NaCl सेकंड में आएगा। तो मैं यहाँ के लॉजिक क्या दे दूँ, जो स्ट्रॉन्ग और वीक में तो डिफरेंस करना बड़ा आसान है, लेकिन स्ट्रॉन्ग में जो प्योर एसिड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू इट्स साल्ट। तो ये HCl ऊपर रहेगा हमेशा, है ना, इससे। तो ये हो गया इसका आंसर। अब जिस ऑप्शन में ये मैचिंग दिखेगा वो आंसर ठीक हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये हो गया, ऐसा सिंपल एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जरा देखेंगे। एक लॉजिकल क्वेश्चन है जिसमें हम लॉजिकली सोचेंगे। क्वेश्चन ये है, व्हेन अ concentrated solution of an electrolyte is diluted, then ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ ऑप्शन दूंगा, इट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस, पहला ऑप्शन। बी बोलता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस, डिक्रीजेस लिया। सी बोलता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ये सी ऑप्शन है। डी बोलता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है। एक ऑप्शन और दे देता हूं मैं, 5 ऑप्शन कर देता हूं। बोथ द कंडक्टेंस आर इंक्रीजेस, ऐसे। तो ऐसे केसेस में यहां पर देखिए, इस केस में या इस ऑप्शन को मैं हटा के यहाँ पर लिखता हूँ कि बोथ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस, ये लिया, 4 ऑप्शन कवर हो गया। ये मेरे पास 4 ऑप्शन है। तो अब इस 4 ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, व्हेन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट में तो आप समझते हैं कोई भी कंडक्टिविटी हो, मोलर कंडक्टिविटी हो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, इंक्रीज होता है। तो इंक्रीजेस वाला तो ऑप्शन सही है, लेकिन हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बात नहीं किए हैं। ये देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो ये थोड़ा डाउट में आ गया। ये तो ठीक डिक्रीज कर दिया तो गलत ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। और ये भी डिक्रीज कर दिया, ये भी गलत है। अब ए और सी ऑप्शन बच गया। तो ए और सी ऑप्शन में से स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब थोड़ा सा डाउट आता है कि ये कैसे डिक्रीज हो गया, भाई ये तो समझ में आता है, ये कैसे, तो उसको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, जब L हो 1, A हो 1, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, दोनों का गुणा कर दूँ तो L इंटू A इक्वल्स टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या है, जब किसी भी सेल में 2 रॉड के बीच का जो वॉल्यूम है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो, ये वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम में प्रेजेंट आयन की कंडक्टिविटी को ही हम कप्पा बोलते हैं। कप्पा का मतलब होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये जो बचा 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर मोटाई, ऐसा, तो इस वॉल्यूम के बीच में जितने आयन हैं उन्हीं को हम लोग 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का कंडक्टिविटी बोलेंगे, कप्पा बोलेंगे। अब बात यह है कि जैसे हमने पानी बढ़ाया, तो यहाँ मान लो पहले आप समझिए कि 10 आयन, सपोज करो यहाँ 10 आयन कुछ थे, तो पानी बढ़ाएंगे तो गैप बढ़ेगा, तो वो इस एरिया को, इस वॉल्यूम को क्रॉस कर देगा और आगे निकल जाएगा। कहने का मतलब इस पर्टिकुलर जगह में अब 10 के बजाय हो सकता है 7 बचे, हो सकता है 6 बचे, हो सकता है 5 बचे। तो कंडक्टिविटी एक्चुअल में अब यहाँ पर आयन की संख्या ही कम कर दिया इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में,
तो इसी कारण स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम हो जाता है, लेकिन ओवरऑल सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बढ़ेगा। ये उसका फैक्ट है। कहने का मतलब आयन उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन्स कम हो जाते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घटती है, और जबकि बाकी ओवरऑल स्पेस बढ़ने के कारण बढ़ती है, मोबिलिटी बढ़ने के कारण बढ़ती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब